इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे बलूच स्वतंत्रता सेनानियों की। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलूच लिबरेशन आर्मी के जानलेवा हमले में पाकिस्तानी सेना के 45 जवान मारे गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से आपातकालीन उपाय लागू किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर गनशिप की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया है। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 45 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये इस साल देश के सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आपातकालीन कार्रवाई के पैमाने से हमले की गंभीरता का पता चलता है। भीषण हमलों के बाद हताहतों की खबरें आने के बाद बलूचिस्तान सरकार ने घायलों के इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल क्वेटा, गौस बख्श रायसानी मेमोरियल हॉस्पिटल और आसपास के कई मेडिकल सेंटरों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। अधिकारियों ने इमरजेंसी मेडिकल टीमों को तैनात किया है, जबकि एम्बुलेंस मस्तूंग में हमले की जगह से घायलों को ला रही थी, वहां काफिले पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था। इलाज करा रहे सैनिकों की सही संख्या अभी साफ नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हताहतों के बारे में तो कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। मुस्तांग में पाकिस्तानी सेना पर बीएलए के हमले में 45 जवान मारे गए। न्यूज़ 18 को पाकिस्तान के सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि घात लगा किए गए हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने फंसे हुए जवानों को निकालने और इलाके को सुरक्षित करने के लिए मस्तूंग में गनशिप, हेलीकॉप्टर और भारी अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। शुरुआती हमले के बाद जब सैनिकों ने इलाके पर दोबारा नियंत्रण करने की कोशिश की, तो खदकोचा में सुरक्षा बलों और बीएलए लड़ाकों के बीच देर रात तक झड़पें होती रही। इमरान खान की पार्टी के नेता डॉक्टर शहबाज गिल ने पाकिस्तानी सेना पर फाइटर जेट से बमबारी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, बन्नू में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने एक कॉलेज में बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। दावा किया गया कि कॉलेज के अंदर मिलिटेंट मौजूद थे, इसलिए एयर ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि यह एयर स्ट्राइक अपने आप में हार मानने के बराबर है। बीएलए ने अपने प्रवक्ता जियाद बलोच के जरिए जारी एक बयान में दावा किया कि उसके खास फतह स्क्वाड ने न सिर्फ सेना के काफिले पर घात लगा हमला किया, बल्कि इलाके की ओर से आ रहे अतिरिक्त बलों को भी निशाना बनाया। संगठन ने कहा कि वह इस हमले के बारे में एक विस्तृत ऑपरेशन रिपोर्ट जारी करेगा। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इस हमले में मस्तूंग के बाद छुट्टी पर जा रहे सैनिकों के 10 बसों के काफिले को निशाना बनाया गया। इसके तुरंत बाद बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि इसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तानी सेना ने हताहतों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह हमला इस फ्रीडम फाइटर संगठन की तरफ से की जा रही लगातार ज़्यादा सोचे समझे और जटिल ऑपरेशन की कड़ी में एक है। यह संगठन अब छिटपुट हमलों के बजाय कई यूनिट्स के साथ मिलकर सुनियोजित घात लगाकर हमले कर रही है। हमले के बाद मदद के लिए आ रही टुकड़ियों पर भी फिर से हमले करती है, जिससे पाकिस्तानी सेना के दर्जनों जवान मारे जाते हैं। बात करें अभी बलूचिस्तान की ही। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान भले ही कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक नया देश बन गया है। अपने आप कोई नया देश बन भी नहीं जाता। बलूचिस्तान ने कहा कि उसे अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से पहचाना जाए। अलगाववादियों के दावा कि उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, इस इलाके के बड़े हिस्से पर उनका कब्जा है। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। बलूचिस्तान का प्रशासन अभी भी पाकिस्तान के ही हाथ में है। उस देर के लिए अगर मान भी लिया जाए कि बलूचों के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है, फिर भी आज़ादी की घोषणा करना और उस घोषणा को एक मान्यता प्राप्त संप्रभु राष्ट्र में बदलना पूरी तरह से अलग चुनौती होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी देश के दर्जे यानी स्टेटहुड के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए हैं, लेकिन उसे मान्यता मिलने में कानूनी नियमों के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स की भी उतनी बड़ी भूमिका होती है। इतिहास और टोले में पता चलता है पहले भी कई इलाकों ने खुद को आज़ाद घोषित किया है, लेकिन उनमें से बहुत कम कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल पाई है। फर्क इस बात में है कि यह देश ये दिख सकता है कि वह एक आज़ाद देश के तौर पर काम करता है और क्या दूसरे देश उसे पहचानने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान के लिए दोनों ही शर्तें काफ़ी मुश्किल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के में जिस बात का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है वह है 1933 का मोंटेविडियो कन्वेंशन। इसमें एक संप्रभु देश की 4 ऐसी विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। स्थायी आबादी, एक देश में ऐसे लोग होने चाहिए जो उसके इलाके में स्थायी रूप से रहते हों। बलूचिस्तान में पहले से ही एक लंबे समय से बसी हुई आबादी है, जिसकी अपनी संस्कृति, मूल और भाषाई पहचान है। हालांकि भविष्य के किसी भी देश को नागरिकता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और इलाके में रहने वाले अलग अलग समुदाय की लीगल स्टेटस से जुड़े सवालों को भी तय करना होगा। साफ तौर पर बलूचिस्तान एक तय इलाका है। एक देश को पहचाने जा सकने वाले इलाके पर अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसी भी बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। बलूचों का एक बड़ा ऐतिहासिक होमलैंड पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, जबकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत उस भूगोल का सिर्फ एक हिस्सा है। इसलिए एक देश बनने के लिए उसे अपनी सीमा पर सख्त कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनेशनल कानून उम्मीद करता है कि एक देश के पास ऐसे इंस्टीट्यूशन हो जो उसके इलाके पर राज कर सके। इसमें पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना, रेवेन्यू इकट्ठा करना, जरूरी सर्विस देना, न्याय देना और जिस इलाके पर यह दावा करता है उसमें अधिकार का इस्तेमाल करना शामिल है। सिर्फ आज़ादी की घोषणा करने से यह जरूरत पूरी नहीं होती। एक संप्रभु देश को अपने विदेशी रिश्ते खुद चलाने में सक्षम होना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर साइन करना, डिप्लोमेटिक मिशन बनाए रखना,
और किसी दूसरे देश पर निर्भर हुए बिना दूसरी सरकारों से सीधे डील करना शामिल है। ये वो पॉइंट है जहाँ जियो पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। ज़्यादा देशों से मान्यता के बिना एक नया घोषित स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर काम करने में मुश्किल महसूस कर सकता है। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने से भी अपने आप इंटरनेशनल मंजूरी की गारंटी नहीं मिलती। इंटरनेशनल मान्यता ही किसी स्टेट को पूरी कानूनी हैसियत देती है। यहाँ सवाल ये है कि बलूचिस्तान को कितने देश मान्यता देंगे। क्या भारत ही मान्यता देगा? बिना दूसरे देशों से मान्यता मिले बिना कूटनीतिक मंजूरी के खुद को देश घोषित करने वाले इलाके के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना, विदेशों में दूतावास खोलना, अपने पासपोर्ट को मान्यता दिलाना, ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर दस्तखत करना, ग्लोबल कूटनीति में पूरी तरह से हिस्सा लेना। ये वो पॉइंट्स हैं जिसके लिए मान्यता जरूरी है, और बलूचिस्तान अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। यूएन में शामिल होने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। यूएन में शामिल होने के लिए सबसे पहले 15 सदस्यों वाली यूएन सुरक्षा परिषद से आवेदन की मंजूरी मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 9 वोटों का समर्थन मिले और परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन में से कोई वीटो ना करे। चीन से पाकिस्तान का सिर्फ करीबी रिश्ता नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में उसके अरबों डॉलर के निवेश है। इसलिए अकेला चीन का ही वीटो ही बलूचिस्तान को अलग देश बनने से रोकने के लिए काफ़ी है। बिना चीन की मंजूरी के वो यूएनएससी में आवेदन भी नहीं कर सकता। इसलिए फ़िलहाल उम्मीद कम है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता मिले। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.